अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको लाहौर की अमन व अमान की सूरत के बारे में आगाह करेंगे। दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिसमें थाना बागवानपुरा के इलाके में पुलिस एहलकार अपने ही मामूजात भाई को फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर देता है। ये मामला कैसे होता है? और दूसरी जानिब थाना मुगलपुरा की हदूद में इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक बुज़ुर्ग जिसकी उम्र तकरीबन 65 बरस है, उसके ऊपर 3 बार हमला होता है और उसके मुल्ज़मान अभी तक गिरफ़्तार नहीं होते हैं। चंद रोज़ पहले दोबारा से फिर एक वाक़या पेश आता है। उसी बुज़ुर्ग के घर के बाहर वही नामालूम अफराद हवाई फायरिंग करते हैं और मौके से फ़रार हो जाते हैं। लाहौर की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर हम दोनों मौजू इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहला मौजू ये है कि बागवानपुरा के इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल अपने करीबी अजीज़ और भाई को फायरिंग करके ज़ख्मी कर देता है। ये मामला है क्या, ये तो हम उस ज़ख्मी नौजवान की ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में हो और उसके पास सरकारी या प्राइवेट वेपन हो और वो दिन दहाड़े दंदनाते हुए किसी शख्स को ज़ख्मी कर दे तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और पुलिस एहलकारों पर, पुलिस फोर्स पर जो है बहुत सारे सवालात इस पर खड़े हो जाते हैं। इसकी वीडियो वो भी मनाज़र हमारे पास आए कि किस तरह से वो अपने कज़न को, अपने रिश्तेदार को घसीटता हुआ साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ना जाने पर वो उसको फायर करता है। ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। जो वीडियो हमने आपको दिखाई पुलिस कांस्टेबल की, उससे देखकर तो यही लगता है कि यकीनन देखने वाले जो वहाँ पे मौजूद थे, जो टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी नज़र में पुलिस एहलकार और पुलिस यूनिफॉर्म का इमेज कोई बेहतर नहीं रहा, बुरा तासुर इससे गया। इस पर यकीनन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी और जो उसने जुर्म किया उसकी उसको सज़ा भी मिलेगी और पुलिस ने उसे हमारी इतलात के मुताबिक गिरफ़्तार किया है। लेकिन दर हकीकत ये है कि उसने ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी जो है वो पुलिस के सामने पेश कर दी थी। दूसरी जानिब हम जिस वाक़े का ज़िक्र कर रहे हैं कि थाना मुगलपुरे का इलाका है, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र तकरीबन 65 बरस है और वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का कातलाना कोई हमला करे या उनको मारने की कोशिश करे। बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी हमने सुनी, पुलिस की तहकीकात में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। 3 मरतबा कातलाना हमला होता है और चौथी मरतबा उस बुज़ुर्ग के घर के बाहर वही नामालूम अफराद फायरिंग करके फ़रार हो जाते हैं। पुलिस से जब हमने बात की पिछले प्रोग्राम में तो पुलिस का क्या कहना था, डीएसपी मुगलपुरा सर्कल इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं, ये आपको एक दफ़ा दोबारा सुनवाएं। ऐसे जी कि ये जो अहमद अली साहब हैं, इनके पास हम लोग मौके पर मैं भी गया था, एसपी साहब, तमाम सीनियर कमांड हमारी इधर इनके पास पहुंची थी वकूअ के ऊपर, फिर हॉस्पिटल भी सर। ये कुछ हमें डिटेल नहीं बताते सर। 3 अटैक हुए इनके ऊपर, एक 2022 में, एक 23 में दिसंबर में और तीसरा ये अब जी। तो इस वक्त जो ये सबसे ख़तरनाक ये अटैक था, ये घर पे बैठे हुए थे अपने और वहाँ पर वो देग पकवा रहे थे, जुमेरात थी और ये लंगर तकसीम करते हैं। और ये एक साथ ही इनके घर के पास ही एक कब्रस्तान है, वहाँ पर एक मज़ार है इनके दादा का और एक वहाँ पर शाह साहब का भी है। वहाँ के ये गद्दी नशीन है और बेटे इनके ख़ुद तो रिटायर समझ लें, बेटे इनके कबाड़ का काम करते हैं जी। हमने हर तरह के इनके ऊपर पहलू के ऊपर तफ्तीश की है, इनके पूछा इनसे कि आपकी कोई जदाद का मसला है, कोई रंजिश है किसी हमसाये के साथ या कोई और कोई मसला है, लेकिन कभी भी इन्होंने हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई। क्योंकि देखें, एक दफ़ा तो अटैक हुआ तो बात तो तस्लीम की जा सकती है, लेकिन 3 दफ़ा अटैक करना ये एक बड़ी सवालिया निशान है। ख़ास वजह कोई होगी इनकी और जो हमें ये हमारे साथ तावन नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है, जियो फेंसिंग करवाई है, उसके अलावा फिर हमने प्राइवेट कैमरे और सेफ सिटी की मदद ली है। वो हमें 2 लड़के वहाँ से आते हैं, शूटर, हेलमेट पहनी हुई है, 125 पर वो सवार थे
और वो फायरिंग करते हैं और निकलते हैं, फिर भगवानपुरा की तरफ वो आबादी में जाकर गायब हो जाते हैं। वहाँ से हम लोग कर रहे हैं अभी उसको इंटेरोगेट। जो लास्ट वाला है जो अभी जो रिसेंटली हुआ है, उसमें देखा जाए तो टारगेट बहुत आसान था सर, लेकिन मेरे हिसाब से इनको डराने के लिए ये हमला किया गया। उससे पहले जो लास्ट दिसंबर में हुआ था 2023 में भी, उस मौके पर भी हम लोग गए थे, ठीक है जी। वो भी इसी तरह था कि वो एक उनके फासले से वो एक साइड से फायर किया गया था। जिस तरह वो ज़मीन पे फायर लगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर इनके वो पाँव में लगा सर, ऐसा है सर। हमने पूरी इनकी हिस्ट्री वहाँ से मालूम की है। ये शरीफ लोग हैं, सफ़ेद पोश हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, और ये कबाड़ का इनका कारोबार है। कोई सरेदस्त हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, कोई अदावत जो सामने नज़र आई हो, कोई बिज़नेस का हो या कुछ और इनका सिलसिला हो। मे बी क्यों, हाँ एक चीज़ जो है ना जी, हमने उस पर भी गौर किया बड़ा, उस पर जो इनके साथ मज़ार है शाह साहब का, उनके बारे में भी हमने स्टडी की या देखा उसका भी कि कहीं वहाँ वो रंजिश तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है। ना तो उस दरबार के ऊपर कोई वो क्या कहते हैं गल्ला है, ना वहाँ पर चंदा इकट्ठा होता है या वो इस तरह का कोई ऐसा मसला भी नहीं है। हैं ये शरीफ और नेक लोग, क्योंकि अपनी जेब से ये हर जुमेरात को लंगर तकसीम करते हैं। रमज़ान में ये लोगों के, गरीब लोगों के रोज़े भी खुलवाते हैं। हमने मजहबी तौर पे भी इनको पूरा वॉच किया, देखा है, लेकिन ऐसा भी कोई नज़र नहीं आ रहा कोई हमें आंसर, खुदा ना खासा कोई मजहबी या दहशतगर्दी। एक पॉइंट जो है ना जी, इनके मुरीद बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी, वो हम लोग उसके ऊपर कर रहे हैं कि लाहौर से बाहर काफ़ी लोग इनके मुरीद हैं, उनकी तरफ अब हम स्टार्ट किया हुआ है जी। तो मे बी कि उधर से कोई हमें मिल जाए। पुलिस का क्या मौक़िफ़ था ये आपने पुलिस की ज़ुबानी सुना, लेकिन बुज़ुर्ग क्या कहते हैं, और इस मुकदमे में जो इससे पहले 3 मुकदमे 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं, उसका मुद्दई यानी कि उन बुज़ुर्ग का बेटा क्या कहता है, ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। फिर उसके बाद भगवानपुरा में जो ज़ख्मी नौजवान घर में जो है वो इस वक्त बड़ी बुरी हालत में है, जो कहीं चल फिर नहीं सकता और बिल्कुल बेड रेस्ट पे है, वो क्या कहता है कि उसके साथ कैसे आया, ये सब कुछ दोनों चीज़ें हम आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से हमने आपको बताया कि थाना बागवानपुरा के इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल जो लोगों के मुहाफ़िज़ होते हैं, उसने ही यूनिफॉर्म में मलबूस होकर अपने करीबी अजीज़ को फायर मारा, और जिससे ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। हालत भी आप इनकी देख सकते हैं। मामला क्या था, पुलिस एहलकार कहाँ तैनात था, क्या उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, और माजरा क्या है, ये ज़ख्मी जो भाई हैं हमारे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद साहब, क्या हुआ? पुलिस वाले ने, पुलिस तो लोगों की मुहाफ़िज़ होती है और आपको ज़ख्मी कर दिया, क्या हुआ? बस सर क्या कह सकता हूँ भाई, ये है कि गुरूर था वर्दी का उसका, जिसकी वजह से उसने ऐसा मेरे साथ किया है और ज़्यादती की है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तकरीबन 9 बजे मुझे उसने बुलाया वहाँ पे कि आओ, हमारा उनके साथ आपस में लेन देन था थोड़ा सा मेरा, और है भी मेरा रिश्तेदार कज़न था। तो मैं कज़न किस, कहाँ से? फूफो का बेटा है, सगी फूफो का बेटा? फूफो का बेटा है। आप मामू के बेटे हैं जी उसके? बिल्कुल। अच्छा। तो मैं तो यही चीज़ें सोच के चला गया कि मुझे टेंशन नहीं अपना है। तो वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो आगे से उनने मुझे पकड़ा, बिठाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती की, अगवा भी करने की कोशिश की, और ये भी धमकियाँ लगाता। कहाँ पे बुलाया और क्यों बुलाया? मुझे बुलाया इन्होंने वहाँ पे नईमिया चौक है, नक्शबंदी बाज़ार दरोगा वाला, ठीक है। वहाँ पे बहनोई है उनके, तो उनकी शॉप है एक साथ की ना, ये किस्तों पे चीज़ें देते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे बुलाया कि यार आप आ जाओ, आप लोगों की बैठ के सेटलमेंट करवाता हूँ। सेटलमेंट क्या करवानी थी? यही कि लेट सवेर हो जाती है, पेमेंट आपने देनी कोई, थी। अच्छा पैसे देने थे कोई उनके। चीज़ ली थी या कोई उधार मैं था? बेसिकली सर काम करता हूँ, ये एम्प्लॉयमेंट का ना, ठीक तो है। उसी की पेमेंट थी मेरे पास। कितने पैसे थे? वो 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का लेन देन था। जी जी बिल्कुल। उसके लिए आपके कज़न ने, जो फुप्पो का बेटा है, हाँ जी। उसने बुलवाया आपको कहीं पे? हाँ जी, और साथ में वो जो बहनोई हैं उनकी भी यही बात जिनके थी। पैसे आपने देने थे? नहीं, जिसके पैसे नहीं देने थे वो इसका दोस्त है। अच्छा, वो दोस्त है, ठीक है। और जो बहनोई हैं वो भी साथ बैठे हुए थे। फ़ोन पे जब बात हुई तो मुझे कहते कि यार तुम आओ, तुम लोगों की बैठ के मैं आपस में सेटिंग करवाता हूँ। ठीक है।
तो कोई शेड्यूल बना लो कि जिस तरह तुम ईजी होके इनको दे सकते हो। ठीक है, को पैसों की अदायगी जो है वो आसान तरीके से कर ले, ठीक हो तो गया। इसी सिलसिले में मैं वहाँ पे गया था। हम्म तो पहले मैं जब मैं गया हूँ तो मेरे जाते ही वो दुकान ओपन कर रहे थे। हम्म उन्होंने दुकान ओपन की, मैं अंदर जाके बैठ गया और उनसे बातचीत करने लगा। तो उसके 5 मिनट बाद ही ये आ गए दोनों, तैयब और उस्मान जो कज़न है मेरा। ठीक है। और आके उन्होंने मेरे साथ यानी कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और मुझे घसीटना शुरू कर दिया जी कि चलो हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे। मैंने काफ़ी मज़ामत की और ये भी कहता रहा, मैंने उनको भी कहा ये जो बहनोई हैं कि जी आपकी मेहरबानी है, आपने मुझे बुलाया, इस मकसद के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। आपने बुलाया था कि मैं ज़ाहिर आओ तुम्हारा बैठ के मामला सेटल करवाता हूँ, तो आप ये ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने कहा जी कि मेरा मसला नहीं है, ये तुम दोनों का मसला, तुम जानो या वो जाने। ठीक है। वो ज़बरदस्ती मुझे बाइक पे बिठाते रहे, मैं नहीं बैठा। उसी दौरान वो मुझे मारते भी रहे हैं। अच्छा। दोनों जो तैयब और उस्मान है, तो ये मेरे ईयर के पास जो कान है राइट, इसके इधर से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो थोड़ा सा मुझे घबराहट और चक्कर वगैरह आने शुरू हो गए। बाहर आके उन्होंने काफ़ी तमाशा भी लगाया, लोगों ने वीडियोस वगैरह भी बनाई वहाँ पे। तो उसके बाद फिर वो मुझे ज़बरदस्ती बिठाते रहे, लेकिन मैं उनकी मिन्नतें यही करता रहा कि यार इधर बैठ के जो है ना वो बात कर लेते हैं हम। वो कहता नहीं आज तुम्हें लेके जाना है, यहाँ तो तुम आज पैसे दोगे तो यहाँ तुम नहीं। अच्छा। उसी स्नाह में जो है वो मुझे थोड़ा सा चक्कर आया, मैं नीचे गिरा, ये मुझे बिठा रहे थे बाइक पे। मैं नीचे गिरा हूँ, जैसे मैं नीचे गिरा हूँ इसने पिस्टल निकाला अपना और निकाल के इसने मुझे सीधा फायर मार दिया। और ये अल्लाह का शुक्र है कि सर मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था इसका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो उसने पिस्टल जिसका इस्तेमाल किया वो यूनिफॉर्म वाला, उसका नाम आपने जो बताया है जी उस्मान। उस्मान जी। ये उसने फायर किया? जी उसी ने किया। मेरे और पास पिस्टल वीडियो भी है। उसके पास अपना था? जी पिस्टल भी अपना था और वर्दी भी पहनी हुई है, मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है, सब कुछ है मेरे पास। ठीक है। उसके बाद फिर आपको जब फायर लगा तो आप यकीनन हॉस्पिटल ले जाया गया होगा? उसी टाइम 15 पे कॉल की, 15 वाले आए, पुलिस वाले मौके पे आए और उसके बाद 1122 वाले भी आए। फिर वो मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ और ये 2 दिन पहले ही मैं वापस आया हूँ वहाँ से। ठीक है। अच्छा इसके बाद मुलजिम की गिरफ्तारी हो गई है? जी वो फ़िलहाल तो उसने खुद वो पेश हो गया थाने में। अच्छा खुद तो पेश हो? अभी उन्होंने जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। उसकी रीज़न ये है कि वो कह रहे थे जी कि अगर MLC करवानी है यानी कि मेडिकल वो क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद जो दफ़ात बनती हैं उसके मुताबिक उसके ऊपर 324 की दफात वो तो लगी हुई है ना। ठीक है। उसके मजीद अलावा- उसमें कोई ऐड करनी जी है? उसमें मज़ीद ऐड करेंगे वो। ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपका कज़न है जी, ये जी। कभी माजी में भी उसने किया? आपने बताया कि उसको बड़ा जो है वो गुरूर था नहीं यूनिफॉर्म माजी का। में मेरे साथ 1-2 दफ़ा पहले भी इसी मौजू के ऊपर ही बहस हुई थी। पहले भी इसने मुझे भट्टा चौक पे हम मिले थे, तो पिस्टल निकाल के मेरे हाथ में दे दिया था, मुझे कहता था जी या खुद को मार लो या मुझे मार दो। तो मैंने उसको ये रिक्वेस्ट की कि यार थोड़े दिन वेट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मैं जैसे भी करूँ। तो उसके बाद इससे जो बड़ा है वो भी अभी रिसेंटली छूट के आया, उसने भी किसी को फायर मारे थे। तो वो फिर ज़ाहिर बात है वो फ़र्क तो पड़ चीज़ें समझ यानी कि एक दूसरे को देख के जो है वो इसी तरह ही करते हैं फिर। और उसके अलावा इसको ये भी गुरूर था वर्दी का कि यार मैं पुलिस में हूँ, इसने मेरा क्या कर लेना। इसी वजह से इसने मेरा तमाशा भी बनाया और मेरे साथ ज़्यादती भी की। ठीक है। अच्छा आप ये बताएं कि जो पुलिस है वो कितना आपके साथ ताउन कर रही है, कितनी मदद कर रही है? कि मुलजिम तो खुद पेश हो गया और ज़ाहिर पेटी भाई के जो है वो। सर अभी तक फ़िलहाल तो जिस दिन से मैं आया हूँ 2 दिन हो गए मुझे, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। ठीक है। और एक कांस्टेबल जो है वो मेरे साथ जा रहा है डेली मेडिकल के लिए। और बाकी उसके अलावा और उन्होंने मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया या कोई तसल्ली नहीं दी कि इस तरह करेंगे या जो भी होता है। हाँ ये है कि वो 15 की कॉल थी, इस वजह से उन्होंने पर्चा फौरी कर दिया था। ठीक हो गया। कुछ कहना चाहते हैं पुलिस हुकाम को, क्योंकि पुलिस एहलकार था और इतना उसने बेदर्दी के साथ आपको फायर मारा? यही मैं कहूँगा कि सर मेरे साथ ज़्यादती हुई है। ठीक है। इस ज़्यादती का ज़ाला जो है वो ज़ाहिर बात है मैंने तो अल्लाह पे छोड़ी है, लेकिन अल्लाह के बाद यहाँ पे लोग तो हैं ना, वो काम उनको चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें। ठीक है। एक तो सबसे पहले इसकी जो है वो वर्दी उतरवाएँ,
ताकि कल को ये किसी और के साथ इस तरह ना कर सके। पिस्तौल का पता है कि इसके पास सरकारी था या इसका? सर ये मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो लगा हुआ था साथ। ये पिस्टल जो है उसका वो सरकारी था या दूसरा था प्राइवेट, वो मुझे नहीं पता। ठीक हो गया। ये जी आपने सारा मामला सुना, और लाहौर में जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल ऑलरेडी काफ़ी हद तक ख़राब है। और अब पुलिस एहलकार, अक्सर देखने में आता है कि पुलिस एहलकार ख़ासकर जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या थानेदार तक के होते हैं, वो अपना धौंस जमाते हैं, अपनी यूनिफॉर्म की धौंस जमाते हैं अपने जानने वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर। जिस तरह से ये भाई मामूजात भाई हैं उसके, पुलिस एहलकार के, जिसको कोई लेन देन का मामला था, उसके लिए बुलाया, फिर उसको ज़दोकोब किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर उस पर फायरिंग की, जो उसकी टांग पे गोली लगी और शदीद ज़ख्मी हुआ, हड्डी भी डैमेज हुई है। यकीनन इसमें काफ़ी माह लगेंगे जो इसकी सेहतयाबी के लिए मुकम्मल। पुलिस जो है वो वैसे तो मुहाफ़िज़ है, और यकीनन अगर ऐसा पुलिस एहलकार जो अपने ही रिश्तेदार को फायर मार के बेदर्दी के साथ कत्ल करने की कोशिश करता है, तो ऐसा पुलिस एहलकार जो है वो डिपार्टमेंट में रहने का हकदार नहीं है। शफाफ इंक्वायरी भी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी इस मामले की होगी, उसमें भी पता चल जाएगा। यकीनन तमाम चीज़ें, तमाम हक़ाइक़ आपके भी सामने हैं, हमारे भी सामने हैं, चाहे लेन देन का मामला हो, चाहे कोई भी हीनियस क्राइम का मामला हो, लेकिन कोई भी शख्स, चाहे वो पुलिस एहलकार हो, वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता और इस तरह से किसी को जो है शदीद ज़ख्मी भी नहीं कर सकता। अगर कोई लेन देन का मामला था तो कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई की जाती तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन पुलिस एहलकार था, उसने समझा कि जैसे मुल्ज़मान और डाकू और चोर जो है वो डरने चाहिए पुलिस वालों से, उसी तरह से उसने अपने करीबी रिश्तेदार को, करीबी अजीज़ को भी डराने और धमकाने की कोशिश भी की, जिसका नतीजा ये निकला। इस प्रोग्राम में और भी क्या पहलू हैं, क्या चीज़ें हैं, पुलिस की जानिब से क्या कहा जाता है, ये भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने लाहौर की अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में आपको बताया था। पहला वाक़या आपको दिखा दिया। अब दूसरा वाक़या जिस पे हमने इससे पहले भी प्रोग्राम किया, एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, ये हमारे साथ हैं और अभी तक ज़ख्मी है। पहले हमले में, पहला जो इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ उसमें भी ये शदीद ज़ख्मी हुए, और ये तीसरी मरतबा, लास्ट टाइम जब हमने इनके साथ बात की थी, प्रोग्राम किया था, तो तीसरी मरतबा इन पर हमला किया गया था। इनके बेटे हैं फ़याज़ साहब, वो हमारे साथ थे। मुकदमों के तमाम जो पहले दर्ज हुए थे वो मुद्दई भी यही थे। उसमें थाना मुगलपुरा की हदूद है, जिसमें हमने डीएसपी मुगलपुरा सर्कल इन्वेस्टिगेशन जो है उनका मौक़िफ़ भी लिया था, और उन्होंने बड़ी उम्मीद ज़ाहिर की थी कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मुल्ज़मान ना तो गिरफ़्तार हुए, ना ही उनकी शनाख्त हुई, इसके बावजूद कि तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस को इनकी जानिब से फ़राहम की गई। चंद रोज़ पहले फिर एक वाक़या आता है कि इन्हीं बाबा जी की रिहाइशगाह के बाहर 4 मोटरसाइकिल सवार, जो 2 मोटरसाइकिलों पे सवार होते हैं 4 अफराद, वो हवाई फायरिंग करते हैं। 6 से 7 हवाई फायर किए जाते हैं, इनको डराया जाता है, इनको धमकाया जाता है। 15 पे कॉल भी की जाती है, मुतलका पुलिस जो है वो मौके पर भी पहुंचती है। और इसमें हैरानकुन बात यह है कि जो 6 से 7 हवाई फायर किए गए, उनके खोल जो है वो फायरिंग करने वाले अपने साथ ले जाते हैं। एक खोल जो है वो पुलिस को मिलता है, जो ये फ़याज़ साहब उनको फराहम करते हैं कि एक खोल जो है गोली का वो ये पड़ा हुआ है। अब मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ अभी तक, FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन अंदराज मुकदमा के लिए दे दी है थाना मुगलपुरा में। लेकिन पुलिस की जानिब से क्यों अभी तक मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए हैं, कोई इनकी रंजिश नहीं है। वो तमाम चीज़ें पुलिस के मौक़िफ़ में ये साबित भी हुई हैं कि ना तो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना इनकी किसी के साथ अदावत है, ना कोई दरीना दुश्मनी है, तो फिर एक बुज़ुर्ग को क्यों निशाना बनाया जाता है। चौथी मरतबा हवाई फायरिंग का मामला, आज हम इस पे इनसे बात करते हैं।
फयाज साहब से जिन्होंने एप्लीकेशन दे दी है मुगलपुरा में मुकदमे के इंदराज के लिए, लेकिन अभी तक इस टाइम तक अभी तक FIR दर्ज नहीं है। फयाज साहब अब क्या हुआ? सर हम ना रूटीन के मुताबिक ना हमने कमेटी इकट्ठी की हुई है, ठीक है, दुकान पर ना मार्केट की, तो हमने ना कमेटी ना निकाली है। तो भाई की कमेटी निकली है तो उसने बोला, हमने बोला तुम ना खाना खिलाओ। हम खाना खाने गए हैं, तकरीबन ना 10:45 पे इधर से गए हैं खाना खाने के लिए। 11:40 पर हम आए हैं घर वापस। ठीक है, ठीक है, भाई ने मुझे उतारा है तो हम वो चले गए हैं। तो मैं गली के अंदर घर में गया हूँ, घर में जाके मैंने मुँह हाथ धोया, धो के मैं ना लेट गया हूँ। जब लेटा हूँ तो ना फायरिंग की आवाज़ आई है। तो मेरी बेगम कहती है फायर हो रहे हैं, 1 हुआ है, 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, तो स्टे हो गया है। तो मुझे ना उसने ना उठने नहीं दिया। फिर मैं उठाऊँ, मेरे दिल में आया कि मेरे भाई भी इसी टाइम लेट आते हैं, उन पर ना होया वो कोई हुआ। ठीक तो है। मैं निकला हूँ, बाहर निकल के मैंने देखा है कि 4 फिर फायर हुए हैं, 4 फायर हुए हैं। मैं गली के बाहर जाके खड़ा हो गया हूँ, 3-4 मिनट में खड़ा रहा हूँ। फिर मैं आगे गया हूँ, आगे जाकर मैंने देखा है कि 125 की आवाज़ आ रही थी। पहले जो 3 हमले हैं वो भी 125 ही पहला मोटरसाइकिल जो हुआ था वो 125 था, दूसरा हुआ था जो वो 125 था, तीसरा 70 पे हुआ जो पीछे ये आपने प्रोग्राम किया है, ठीक चौथा है। ये 2 125 पे आए हैं, 4 सवार हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं बाहर जाकर खड़ा आ गया हूँ। इतनी देर में मेरे हमसाए साथ वाले बाहर आ गए, किसी ने फायरिंग की है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, इधर 125 पे ना जो लड़के हैं मैंने देखे नहीं है, मैं कहा फायरिंग हुई है इधर। तो मैंने कल ना वीडियो निकलवाई है उसकी। ठीक है, मैंने 115 पे कॉल चलाई है रात को ना तकरीबन 12 बजे। पुलिस तकरीबन 5 मिनट के अंदर पुलिस इधर आ गई है। ठीक है, ठीक है, SHO साहब आए हैं और भी मुलाजम आए हैं, उन्होंने फिर बोला कि क्या, मैंने बोला इधर फायरिंग हुई है। अच्छा, रात के 12 बज गए थे। वो कहते मुझे CCTV तो नहीं मिलेगी ना। तो साथ चाय की दुकान है हमारे उसका दुकान खुला था, उसकी दुकान खुली हुई है। तो उसने बताया कि इसी जगह फायरिंग हुई है, उसने शटर नीचे कर लिया जब फायरिंग हुई है। ठीक है, तो SHO साहब ने उससे पूछा, महल्लेदार से पूछा, जी भाई फायरिंग जरूर हुई है। तस्दीक हो गई कि फायरिंग हुई है। हाँ, हुई है। ठीक है, फिर ठीक है, कल मैंने फिर ना SHO साहब कहते मैं कल सुबह 10 बजे आऊँगा, तो आप ही ना CCTV चेक करनी है। मैं कहा ठीक है, आप आ जाएँ। तो वो शाम को आए हैं उनके मुलाजिम। हमने जब वीडियो निकलवाई है ना, तो 2 125 आते हैं मार्केट से बाहर की तरफ, मुगलपुर की तरफ से ना अंदर आते हैं। आते हुए इधर हमारी दुकान की तरफ देखते हैं ना, फिर थोड़ा आगे जाके वापस टर्न लेते हैं। टर्न लेके ये हमारा चौक है दुकान के सामने, उधर कोई 1-2 मिनट वो स्टे करते हैं। स्टे करके फिर इधर जाते हैं, उसी दौरान फायरिंग हुई है। ठीक है, जब इस तरफ जाते हैं, ठीक है, वो एक होल मिला है, वो आगे से मिला, थोड़ा सा ना आगे से मिला होल वाला। तो मैंने उनको होल भी दिया है। तो हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे, छोटा सा बच्चा है मेरा, वो घर से गन लेके आ गया। हम क्या करेंगे बताएं हमें। वो छोटा अभी 12-13 साल का है। हमारे जान को बहुत खतरा है, हमला भी हो चुका है, जख्मी भी हो चुके हैं बुजुर्ग। तो आप मुझे ये बताएं कि पुलिस जो है वो कहती है कि जी आपका कोई किसी के साथ अदावत नहीं है, मेरी भी बात हुई, इस प्रोग्राम में भी हुई, फिर क्या हो सकता है? ये तो कोई बड़ी फिल्मी सी कहानी बन गई है कि कोई आता है, फायर करता है, ज़ख्मी कर जाता है, फिर कोई आते हैं, फायर करते हैं, हवाई फायर करते हैं, खौफ हरास फैलाते हैं और चले जाते हैं। बस सर हमें खुद समझ नहीं आ रही, हम परेशान हैं, क्या करें हम। हमारी किसी के साथ कोई अदावत नहीं है। ये पुलिस ने भी तस्दीक कर ली है कि इन्होंने मालूम किया है ना, कोई हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी का नहीं। हम 4 भाई हैं, 7 मेरे चाचे हैं, उनके माशाल्लाह 20-25 बेटे हैं। किसी का हमारा क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पर्चा नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई दावत नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम अब क्या करें? अब जब हमें मार के चले जाएंगे ना, तो फिर ये हमारे ख़त्म पे आएंगे, कहेंगे ठीक है यार आपके साथ मारा हुआ है। अभी ये पकड़ेंगे तो फिर ही होगा ना हमारे साथ कुछ ना कुछ। ये पकड़ ही नहीं रहे। पुलिस कहती है कि आप कुछ बताते नहीं हैं। क्या पूछना चाहती है? क्या बताएं, मैं आपका नाम ले दूं, इनका नाम ले दूं? हमें पता ही नहीं है, मेरे साथ किसी की है ही नहीं है, तो मैं किसका नाम ले दूं सर? क्या कहते क्या है पुलिस वाले के? किसी का शक बताएं? हाँ जी, यही कहते हैं। तो वो तो आपको नहीं है, नहीं किसी पे। तो फिर वो किधर गई वो जदीद टेक्नोलॉजियाँ और इंटेलिजेंस बेस जो वो करते हैं? उन्होंने कहा है हमने जियो फेंसिंग की है प्रोग्राम में, तो मैंने और DSP साहब ने कहा था हमने पता करवाया है, वो कोई जियो फेंसिंग नहीं हुई रिपोर्ट अभी तक। ठीक है, तो
कल मैंने एसएच साहब को कहा कि आपने जियो फेंसिंग करवाई थी, तो वो क्या रिपोर्ट नहीं आई। अभी 25 महीना तो हो गया इस बात को, 20-22 दिन में जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि यार वो ना मैंने भेजी है, 2 दफ़ा भेजी है रिक्वेस्ट, पर ना वो टाइमिंग का थोड़ा मसला आ रहा है, उसकी वजह से मैंने फिर ये मैं अपना व्हाट्सअप खोल के दिखाया, मैंने कल फिर भेजी है ठीक है। जियो फेंसिंग की जो उन्होंने कॉल। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमिन है, क्योंकि चौथी मरतबा चले, एक मरतबा तो हवाई फायरिंग हो गई, 3 मरतबा तो डायरेक्ट हमला हो सर गया। कौन सी कारकर्दगी, जब हमें मार जाएंगे ना फिर आएंगे कि ठीक है अब कारकर्दगी हमने है। पहले दिखाएं कारकर्दगी, हमें पता है कि हमारे ये मुलजिम है, हमें पकड़ के दिखाएं कि ये मुलजिम है आपके, कोई भी नहीं। पहले दूसरे वकूए में उन्होंने नजायज़ ही बंदे डाल दिए हैं, वकील है सही है ऊपर इन्वेस्टिगेशन में, उसके पास केस था, उसने वो जियो फेंसिंग की होती ना, वो कॉल पे ले रहा है, कॉल पे वो डायरेक्शन ले रहा है, वो तब मुलजिम पकड़े जाने थे। अभी वो साल हो गया, उसकी फेंसिंग नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जो हुआ है। तीसरा वकूआ है इस पे तो अल्लाह तवक्कल ही है ना, कि उसने कॉल हेलमेट तो पहना, मैं कॉल की कि नहीं की, ये पता तो नहीं मोबाइल उसके पास था है भी कि नहीं है, पहले था दूसरे वकूए से था। अब हाँ। कल रात को ये देखें हम 11:50 पे फायरिंग करके गए हैं, 7 फायर किए हैं उन्होंने। बच्चे और बाकी भाई और घर वाले डरते तो होंगे। जारी बात है सर, और खौफ तो है ना हमको, कब आएंगे कब करके चले जाएंगे। हाँ। कोई अपील करना चाहते हैं किसी को, ये देखें सर हम इधर वज़ीर से। आला पंजाब से अपील करते हैं, आईजी पंजाब से अपील करते हैं, हमारे मुलजिम हमको पकड़ के दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो अगले जान आपके साथ हम आपका गिरेबान पकड़ेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं है, मार जाएंगे ना हमें मार जाएं, कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं करना। फयाज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, जो बुज़ुर्ग 3 मरतबा ज़ख्मी हुए हैं, उनसे अब बात करते हैं कि इस दफ़ा जो है वो हमला 4 लोगों ने किया, लेकिन हवाई फायरिंग की घर के बाहर। बिल्कुल बाबा जी को माइक दीजिएगा जी। बाबा जी की हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर रही, नहीं अजे कुछ नहीं किया जी, फिर फायरिंग हो गई, घर दे बाहर डरा गए सारे आम बच्चे ने मेरे निके निके बच्चे बाहर निकलते जाते ने, ना जानी किसी बच्चे को बच्चे बाहर फायर करके ना सके। 4 बंदे बता रहे, मैं तो सोया था, हमें तो दर्द हो रही, देख रहे हैं ये हाँ अभी मेरे प्लेटें हैं इसके अंदर, माइक करीब कर लो। इसके अंदर प्लेटें हैं हाथ के, मैं मुझे बहुत दर्द होती है, रात को रो के रात निकालता हूँ, कभी बैठता हूँ कभी उठता हूँ, बहुत ज़्यादती की है हमारे साथ हो रही है, कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने भी। अब वो तो अच्छे बंदे डीएसपी साहब, वो तो आते भी करने हैं, करांगे बाग घुमराई माता, उनको कोई करने के करेंगे ना। मेरी फिर बाजी मरियम नवाज से गुजारिश है, साडा इंसाफ किया जाए बाजी मरियम नूं। वज़ीर पंजाब ने माशाअल्लाह जो मेरे हर चीज़ करा सकते हैं, वज़ीर साहब मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो भी करा सकते, केड़ा काम नहीं होंदा। साडा जाती हुंदी, मेरे बच्चे डरे बाहर निकलना ही, खौफ च मेरे बच्चे निके निके मेरे बच्चे ने, डरदे बाहर नहीं निकलते, सानू खौफ है, साडा तमन किया जाए और सारे मुजरम फड़ने चाहिए, गिरफ्तार करने चाहिए। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 3 ਦਫਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ जी ਹੋ जी ਚੁੱਕੇ 3 दफ़ा ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। डर तो सर लगता ही है, मैं पिस्तौल ला के जाना, सीधी गल है, मैं झूठ मैं ला के जाना, मेरा जाना होंगे मैं कितने ला के जाना, ना मेरे मुंडा जाता है गड्डी में पिस्तौल के जाना सर, फिर अपना वास्ते करनी ना सर, हाँ फिर आवे गड्डी के मिसाल जा रहे फिर पिछों को मार दे, हूँ फास्ते करनी ही ना, बस तो बगैर गल तो नहीं। बिल्कुल सही। वज़ीर आला पुलिस पंजाब से मेरी गुजारिश है, मेरा इंसाफ किया जाए। डीएसपी साहब बहुत बड़े अच्छे बंदे ने, SHO भी ने, पर पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने चीज़। बिल्कुल सही है। इन बुज़ुर्गों की भी आपने बात सुनी। DSP मुगलपुरा सर्कल इन्वेस्टिगेशन जो है इंतखाब शाह साहब, उनसे हमारी भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि बहुत जल्द मुलजमान को जो है हम गिरफ़्तार कर लेंगे, और इस पर हमने काफ़ी काम कर लिया है, जियो फेंसिंग समेत बहुत सारे उन्होंने मामलात जो हैं वो हमें बताए, यहाँ भी आए, मिलकर भी गए, ख़ुद लोगों से इन्वेस्टिगेट भी किया कि किस तरह के लोग हैं। लेकिन ये बड़ा मुहिम्मा बना हुआ है कि 3 मरतबा इन बुज़ुर्गों को फायरिंग करके ज़ख्मी किया जाता है, चौथी मरतबा फिर घर के बाहर फायरिंग होती है और मुलजिम आज़ाद हैं। ये है लाहौर की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत सर हाल। एक मिनट, असं डरने सामने डर ना फायरिंग सुन के, अरे किधर आए ने सानू मारना आए ने, डर तो लगता ही ना, फिर बाहर की निकलना, बाहर असी काम तो करना ना, बच्चे तो पाल लेना, अपने कारोबार तो करना। बिल्कुल जी, ये बुज़ुर्ग सही कह रहे हैं कि जब ये बाहर निकलते हैं तो अब ये मसल्ला होके जाते हैं, इनके साथ
कोई बेटा कोई अजीज़ो कारब जाता है तो वो भी असले के साथ जाता है, क्योंकि खौफ है, डर है, जान की हिफाजत भी करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ भी है। और 3 मरतबा जब हमला हो चुका है और CCTV कैमरों की फुटेज भी आ चुकी है, जियो फेंसिंग के मामला हैं, पुलिस बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन जो है वो करने का दावा करती है, लेकिन यहाँ पर वो तमाम के तमाम दावे खाक में मिल जाते हैं कि एक मुलजिम जो हर 4 महीने बाद, साल बाद आता है और ज़ख्मी करके चला जाता है, इसको नहीं पकड़ा गया। इससे पहले प्रोग्राम भी हमने इसीलिए किया था कि इन बुज़ुर्गों की जान को ख़तरा है। 3 मरतबा इन पर हमला हो चुका है और ये बिल्कुल कोई क्रिमिनल नहीं है, ना इनका क्राइम से कोई ताल्लुक़ है, ना इनका दुश्मनी से कोई ताल्लुक़ है। ये सिर्फ रिटायर्ड लाइफ अपनी गुजार रहे हैं और बच्चे कारोबार करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमने ये भी दिखाया था कि मोहल्लेदार इनके बारे में, इनके रिश्तेदार जो हैं वो क्या कहते थे, इनकी गवाही देते थे इनकी शराफत की। लेकिन पुलिस जो है अभी तक इनके मुल्ज़मान अभी तक गिरफ़्तार नहीं कर सकी। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि लाहौर की अमन व अमान की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, किस तरह से 3 मरतबा एक शख्स पर कातलाना हमला होता है और चौथी मरतबा उसके घर के बाहर फायरिंग कर दी जाती है, और किस तरह से पुलिस कांस्टेबल यूनिफॉर्म में मलबूस होकर अपने ही करीबी रिश्तेदार को फायरिंग करके ज़ख्मी कर देता है। ये सब कुछ आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।